नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज एक बार आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत जापान के संविधान की जो आधारभूत बातें हैं, जिसमें उसकी विशेषताएं आदि के संदर्भ में अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एक विशिष्ट परिस्थितियों के सापेक्ष अपनी कुछ विशेषताओं को समाहित किए होता है, जो कि उसके संविधान के अंदर परिलक्षित होती हैं। जापान के संविधान की भी अपनी पृथक विशेषताएं हैं, जो कि उसकी ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति के माध्यम से अस्तित्व में आई हैं और वहाँ के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती रही हैं। जापान जो शब्द है वह चीनी भाषा के शब्द जिह्पेन से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य का उदय। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में स्थित यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और होकाइदो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू, इन 4 मुख्य द्वीपों के अतिरिक्त छोटे छोटे कुछ और द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। जापान की जो कुल लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है और उसके शासन के अंतर्गत जो भूमि है उसका क्षेत्रफल 1,42,726 वर्ग मील का है। तो ये उसकी भौगोलिक स्थिति जो हमको इस प्रकार से नज़र आती है। जापान की जो शासन प्रणाली है, बात यह आती है कि उसके अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है उसका। तो हम यहाँ ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जापान जो है आज ना केवल एशिया वरन पूरे विश्व के जो अग्रणी राष्ट्र हैं उनमें से एक है और इसकी शासन प्रणाली का अध्ययन हमको इसकी कुछ विशेषताओं या इसकी कुछ विशिष्ट स्थितियों के कारण करने की आवश्यकता लगती है। इसमें से पहला लगता है हमको कि जापान जो है वो एक प्रगतिगामी या प्रगतिशील राष्ट्र है। प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो बहुत कम है जापान के पास, लेकिन उसके बावजूद ही जापान ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है और आज वह विश्व के जो समृद्धतम राष्ट्र हैं उनको चुनौती दे रहा है। जापान की यह उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति जो है विश्व के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। जापान की इस प्रगति के पीछे वहाँ उसके निवासियों की जो पटुता है, परिश्रमशीलता है, आत्मविश्वास है, उत्साह है, वह इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने शासन प्रणाली में भी अपना योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कारण भी जापान के संविधान की अध्ययन करने की आवश्यकता हमको लगती है। दूसरा कि जापान जो है वो एशियाई जागरण का प्रतीक है। जापान की शासन व्यवस्था के अध्ययन का महत्व इसलिए भी हम करते हैं कि जो जापान है वो एशिया का पहला देश है जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती दी और सन 1905 में यूरोप की एक महाशक्ति सोवियत रूस को हराकर भारत और अन्य एशियाई देशों में उभर रही राष्ट्रवाद की जो लहर थी उसको एक नई गति प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जापान ने एशिया के कई देशों की पश्चिमी साम्राज्यवाद की जो विभीषिका थी उससे मुक्त कर एशियाई वालों के लिए ऐसा नारा बुलंद किया। तीसरा जो कारण नज़र आता है वह है एशिया में संसदात्मक पद्धति का जनक भी जो है जापान को माना जाता है। जैसे कि पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम इंग्लैंड ने संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया, उसी प्रकार एशिया में सर्वप्रथम जापान ने इस शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विशिष्ट कारण हमको नज़र आता है। चौथा जो कारण नज़र आता है वह है कि पुरातन और आधुनिकता दोनों का ही एक संगम हमको जापान में देखने को
मिलता है। जापान की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पुरातनता का और आधुनिकता के संगम का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जापान में शासन के संबंध में प्राचीनतम धारणा धर्मतंत्र की रही है। वास्तव में यह शिंटो धर्म का प्रभाव है, जिसके अनुसार धर्म और शासन में अंतर नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। जो एक अन्य बात कहें कि भाई भारत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जापान के संविधान का अध्ययन करना एक विशेष महत्व की बात है, क्योंकि जापान और भारत के अत्यंत प्राचीन काल से बहुत निकटतम संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म जो है वो चीन और जापान में पहुंचा। यद्यपि आज भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या कम है, लेकिन अन्य देशों के बौद्धों के लिए भारत एक धार्मिक तीर्थ स्थान है। इस प्रकार धार्मिक आधार जो है वो राजनीतिक संबंधों के लिए भी हमको मजबूती आधार प्रदान करता है। दूसरा, भारत और जापान दोनों ही देशों की जनसंख्या की जो अधिकता है और जो कृषि योग्य भूमि की कमी है वो एक जैसी समानताएं को समस्याएं नज़र आती हैं। तीसरा जो कारण नज़र आता है वो है भारत और जापान ये दोनों देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समर्थक हैं। इन सब कारणों से हमको लगता है कि भारत के जो विद्यार्थी हैं उनको इसका अध्ययन करना चाहिए। जब हम इसके संविधान के विकास की बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जापान का वर्तमान संविधान, जिसे कि हम लोग शोवा संविधान के नाम से जानते हैं, एक लंबे समय में जो एक विकास के परिणाम स्वरूप यह अस्तित्व में आया है। जापान के प्रारंभिक इतिहास का प्रमाणिक या लिपिबद्ध रूप में विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक इतिहास कल्पना और अनुमानों पर ही आधारित है। जापान के इतिहास का सुव्यवस्थित रूप 8वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। इस प्रकार से जो है हमको जापान के संविधान का प्रारंभिक रूप जो है नज़र आता है। जो कुछ दंत कथाएँ हैं उनके अनुसार सम्राट जिम्मू ने, जो कि सूर्य देवता थे, उनका वंशज माना जाता था, 660 ईस्वी में जापान साम्राज्य की नींव डाली और तभी से उसके जो उत्तराधिकारी थे उनकी एक अटूट श्रृंखला चली आ रही है। 1185 ईस्वी तक जापान की शासन व्यवस्था पर बौद्ध धर्म और चीन की केंद्रीकृत नौकरशाही प्रथा का बड़ा प्रभाव था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। इसके पश्चात 1185 से लेकर 1857 तक जापान में एक सामंतवादी युग रहा, जिसमें कि एक जो शासन व्यवस्था थी वो इस प्रकार से बटी हुई थी। प्रारंभ में जापान में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। धीरे धीरे सामंत और सरदारों का प्रभुत्व बढ़ा। इन्होंने राजा के प्रभाव को कम करके प्रमुख सैन्य अधिकारी का पद ग्रहण कर राजा को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसमें तोकुगावा वंश का प्रमुख योगदान रहा और सैन्य अधिकारी शोगुन कहलाता था। उस समय का जो सैन्य अधिकारी था उसको शोगुन कहते थे। किंतु 1867 में 1867 में शोगुन के जो शोगुन ने संपूर्ण सत्ता पुनः सम्राट को सौंप दी, जो कि मेईजी सम्राट कहलाया। अर्थात जो शोगुन ने मतलब सैन्य अधिकारी ने सत्ता जो राज सम्राट को सौंपी, उस सम्राट को कहते थे मेईजी सम्राट। इसने अपने शासन के अनुकूल मेईजी संविधान का निर्माण किया। इसके पश्चात अपने पास संपूर्ण शासन शक्ति उसने केंद्रित कर ली और नाम मात्र के लिए परामर्शदाती संस्था के रूप में द्विसदनात्मक एक डायट की स्थापना कर दी। तो तब से डायट का उदय हुआ। डायट क्या है? डायट बच्चों ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसको डायट के नाम से जाना जाता है। जो उस समय सेना की जो स्थिति थी वो एक अर्ध स्वतंत्र अंग के समान थी, जो कि सम्राट का सैन्य परामर्शदात्री संगठन था। इस दल के चलते ही जापान की नीति युद्धकारी हो गई और वह द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया। 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी इन पर परमाणु हमले के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार जापान पर मित्र राष्ट्रों का संयुक्त नियंत्रण स्थापित हो गया और उन्होंने जनरल मैकआर्थर को जापान में अपना सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। जनरल मैकआर्थर ने जापान के लिए अपने निर्देशन में जापान का संविधान तैयार करवाया और 3 मई 1947 को यह संविधान लागू हो गया। जापान
एक प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। इस प्रकार से जापान के संविधान का विकास हमको दिखाई पड़ता है। विद्यार्थी, जब हम जापान के संविधान की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि जापान के संविधान को शोवा संविधान कहा जाता है और यह पूर्णतया लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसके अधीन जापान ने बहुत अधिक प्रगति की है। जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी जो विशेषताएं परिलक्षित होती हैं उनमें पहली विशेषता है कि जन संप्रभुता पर आधारित संविधान। जो जापान का जो संविधान है वो जन संप्रभुता पर आधारित है। संविधान और उसकी प्रस्तावना स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि जनता ही जापान में अंततः सर्वोच्च है। दूसरी विशेषता नजर आती है कि जापान का संविधान लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान है। यह 20 पृष्ठों में लिखा हुआ है और इसमें 11 अध्याय हैं और लगभग 103 अनुच्छेद हैं। जो तीसरी विशेषता परिलक्षित होती है वह है कि जापान में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक और इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जापान का संविधान एक कठोर संविधान है। डायट के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और जनमत संग्रह के से संशोधन किया जाता है। वर्तमान में एक भी संशोधन नहीं हुआ है। तो यह एक जापानी संविधान की विशिष्ट स्थिति है, कठोर संविधान। अगली विशेषता नजर आती है वह है राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। तो जापान का सम्राट ब्रिटेन के सम्राट के समान नाम मात्र का वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल के पास होती है। इसके अतिरिक्त एकात्मक शासन भी जापान के संविधान की विशेषता है कि वहाँ पर समस्त शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। संपूर्ण देश के विधान का निर्माण जो है वो अधिकार डायट के पास सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त वहाँ की जो विशेषता प्रमुख है वह है संसदात्मक शासन व्यवस्था। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल डायट के प्रति उत्तरदायी हैं और सम्राट नाम मात्र का प्रधान है। अगली विशेषता नजर आती है वह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, कि जापान का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मान्यता वहाँ पर प्राप्त है, जनता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार से वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित है। अगली विशेषता जो हमको नजर आती है वह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है उसको। इसके अलावा वहाँ पर जनता के लिए कुछ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जापान ने अपने संविधान में युद्ध ना करने का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस प्रकार युद्ध का परित्याग भी कर दिया है। तो हम यह कुछ जो विशेषताएं हैं प्रमुख रूप से वो हमको जापान के संविधान की परिलक्षित होती हैं। धन्यवाद।